ओके, अच्छा। कोड ऑफ एथिक्स एंड अदर रिसर्चर्स, अच्छा बेसिकली मैं आपको ये बता रही थी कि सेम लाइक कि हर किसी एक काम के लिए जब हमें सर्टेन पैटर्न फॉलो करना होता है, जैसे हम अपनी फैमिली की बात करें, हम किसी रिलेशनशिप की बात करें, तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम एथिक्स की, वैल्यूज़ की। लाइक आप जैसे देखो, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि हमारे घर की, अगर हम किसी एक चीज़ की बात करें कि आप किसी से मिलने जाते हो, घर में किसी के घर जाते हो, या किसी को किसी चीज़ की मुबारकबाद देने जाते हो, तो आप खाली हाथ तो नहीं जाते ना, आप कुछ लेके जाते हो। और फिर जब आप पहुँचते हो तो आप उस घर के सबसे बड़े को जाके वो चीज़ पकड़ाते हो। आप ये तो नहीं करते कि आप किसी भी बच्चे को पकड़ा दो, या आप ऐसे ही जाके, क्यों? क्योंकि इस मोड को अगर आप फॉलो कर रहे होते हो तो इट लुक्स एथिकल, और अगर आप नहीं कर रहे होते तो वो एक बुरा माना जा रहा होता है। तो सेम लाइक जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए रिसर्चर को पता होना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी रिसर्च को लेके चल रहा है। अगर वो फर्दर स्टेप्स को या कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को, एथिक्स को फॉलो नहीं करता, तो उसकी रिसर्च के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो एज़ प्रोफेशनली जो है वो नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? तो ये वो एथिक्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। बड़े इजी हैं, इसमें से अब मैं मेजर पॉइंट्स आपको बताऊंगी, बाकी आप खुद रीड कर सकते हो और खुद उस पर लिख सकते हो, ठीक है? अच्छा, the code of ethics and other researchers provide guidance, but ethical conduct ultimately depends on an individual researcher. You have a moral and professional obligation कि like आप देखो, code of conduct जो ethics हैं, ये आपको guidance तो दी जाती है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल रिसर्चर ये आपका एक मॉरल और प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन होता है टू फॉलो एथिक्स, ठीक है? इवन व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर अनअवेयर ऑफ or unconcerned about ethics. Indeed, many participants are little concerned. अब जैसे कि अगर आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे आप डेटा ले रहे हो, ठीक है, वो ना भी अवेयर हों, लाइक उन्हें ना भी पता हो अपनी जो है, लाइक कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आपकी ये ऑब्लिगेशन है एज बीइंग अ रिसर्चर कि आप जो है इस बात का ख्याल रखो। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इस बात के लिए कंसर्न नहीं होते कि वो अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें या नहीं करें, या दूसरों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें या नहीं करें। बट यू बीइंग अ रिसर्चर, इट्स योर ऑब्लिगेशन कि आप किस तरह से अपनी प्राइवेसी को जो हो, आप उनकी प्राइवेसी को मेक श्योर करते हो। दैट इज़ योर एथिकल कंडक्ट, ठीक है? एथिकल इश्यूज आर द कंसर्न्स। अब लाइक ये यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली व्हाट इज एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज आर द कंसर्न्स, dilemmas, and conflicts that arise over the proper way to conduct research। कि वो concerns, वो dilemmas, वो conflicts that arise over the proper way, कि जब आप एक proper research conduct करने के लिए आपको इन concerns का, इन dilemmas का और इन conflicts का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, जिसको हम ethical issues कहते हैं, ठीक है? Ethics defines what is or is not legitimate or टू डू, और व्हाट मॉरल रिसर्च प्रोसीजर इन्वॉल्व्स। एथिक्स का मतलब होता है कि क्या चीज़ लेजिटिमेट है करना या ना करना, और इसमें आपकी मॉरल रिसर्च प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं। देर आर फ्यू एथिकल एब्सोल्यूट्स, बट देर आर मेनी एग्रीड ऑन प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल्स मे कॉन्फ्लिक्ट इन प्रैक्टिस। मैनी एथिकल इश्यूज रिक्वायर्स यू टू बैलेंस टू वैल्यूज, द परस्यूट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड द राइट्स ऑफ दोज बीइंग स्टडीड। अब आपकी एथिकल इश्यूज दो चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं, दो मेजर वैल्यूज़, कि आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो आप कितने लीगल वे में ले रहे हो, ठीक है, कि आप उसमें तो कोई इलीगल वे नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसके राइट्स का आप कितना ख्याल रख रहे हो, आप उसके डेटा का या उसकी बोली हुई बातों को मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हो। यू मस्ट वेक पोटेंशियल बेनिफिट सच एज एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है, इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, improving decision making, okay, or helping research participants against potential cost such as loss of dignity,
सेल्फ स्टीम, प्राइवेसी और डेमोक्रेटिक फ्रीडम की। अब ये चीज़ आ जाती है कि आप किस तरह से अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को हेल्प कर रहे हो। लाइक ये आपके एथिक्स में आ जाता है। लाइक आप उनको कोई जैसे कोई कोई बहुत रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं कोई, अगर ठीक है, अब आप उनसे डाटा ले रहे हो और आपको पता है कि वो इतने गरीब हैं कि वो आप भी नहीं सकते आके आपको देने के लिए, तो आप उनको ट्रैवल अलाउंस दे रहे हो, ठीक है, या उनकी डिग्निटी का ख्याल रख रहे हो कि वो जो बात आपको बताने लगी हैं उस वजह से उनकी डिग्निटी हर्ट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कोई रेप विक्टिम है, तो आप उससे डेटा लेना चाह रहे हो, उसका एक्सपीरियंस पता करना चाह रहे हो, बट आपको उसकी डिग्निटी का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसकी सेल्फ इस्टीम का, उसकी प्राइवेसी का, ठीक है। और डेमोक्रेटिक फ्रीडम वही आ जाता है कि अब आप किसी को अगर आपको कोई बात नहीं पसंद है या कोई पॉलिटिशियन नहीं पसंद है, तो आप उसे मैनिपुलेट कर नहीं कर सकते, आप उसको उसका डेमोक्रेटिक फ्रीडम दे सकते हो, ठीक है। Ethical standards for doing research can be stricter than standards in many organizations. For example, collection agencies, police departments, advertisers, professional social research requires that you both know proper research techniques. For example, sampling, be sensitive to ethical concerns in research. अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जो ethical standards हैं हमारे, वो रिसर्च में एथिकल स्टैंडर्ड्स आपके दूसरी एजेंसी से भी ज़्यादा होते हैं। लाइक हर एजेंसी जो है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ एथिक्स को फॉलो करती है। जैसे आपकी पुलिस डिपार्टमेंट हो गई, एडवर्टाइज़र हो गए, जब वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो भी कुछ एथिक्स को फॉलो करते हैं। बट बीइंग इन अ प्रोफेशनल सोशल रिसर्च, आपको के ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटी आती है कि आप एथिक्स को फॉलो करो, कि आप सैम्पलिंग किस तरह दे रहे हो, आप सैम्पलिंग को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी एथिकल कंसिडरेशन की तरफ सेंसिटिव हो, कि उसको का ख्याल करो कि कोई एथिकल कंसिडरेशन वायलेट तो नहीं हो रही। अच्छा, अब इसमें आ जाता है इंडिविजुअल रिसर्चर। एथिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद यू द रिसर्चर। अब ये वही बात आ जाती है बिल्कुल वैसे ही कि जैसे देखो, हम सबको पता है कि दीन क्या है, हम सबको बता दिया गया है दीन में क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर भी आप देखो, अगर कोई आप जितना मर्जी कर लो, जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स या हमारे सर्कल या हमारी एजुकेशन सेक्टर या वट एवर, जो भी हमारी सोशल अपब्रिंगिंग करते हैं, उनके थ्रू आपको पता चलता है कि भाई झूठ बोलना गुनाह है, ठीक है। फिर भी आपको आपकी सराउंडिंग सिर्फ समझा सकती है कि झूठ बोलना गुनाह है। ये आपके ऊपर है कि आप झूठ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। सो इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद यू। सेम गोज इन रिसर्च, कि रिसर्चर पे ही आता है कि वो एथिक्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये रिसर्चर के अपने हाथ में है। योर पर्सनल मॉरल कोड इज़ द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट अनएथिकल बिहेवियर। तो किसी भी अब सेम जैसे सोसाइटी की हम बात करें, अब मेरे अनएथिकल बिहेवियर के अगेंस्ट और कोई इतना ज़्यादा नहीं आता जितना मेरा अनएथिकल बिहेवियर कोई और इतना कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि हमें कोई बहुत समझाता है, फिर भी हमें समझ नहीं आती, फिर अल्लाह ताला हमें समझाते हैं, फिर हम समझ जाते हैं। सो दैट इज़ कि वो फिर एट द एंड क्या होता है कि आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हो अपने गलत बिहेवियर को। तो सेम यही है कि बीइंग अ रिसर्चर, आपकी सबसे बड़ी जो कंट्रोल है दैट इज़ यू, कि आपने अपने अनएथिकल बिहेवियर को कंट्रोल करना है। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंडक्टिंग अ स्टडी, you will have opportunities to and should reflect on research actions and consult your consensus. Ethical research depends on the integrity and value of individual researcher, कि throughout ये जो स्टडी है इसमें आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अपने कंसेंसस रख सकते हो कि नहीं यार, मुझे ऐसे डाटा नहीं मिल रहा, चलो मैं कुछ इलीगल काम कर लूँ, या मैं ऐसा कर लूँ, या मैं वैसा कर लूँ। या चलो जैसे लेट सपोज मैं कहूँ कि आप रेप विक्टिम के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। आपके पास 10 से 12 रेप विक्टिम का डाटा आता है, आप उसे पढ़ते हो एज अ रिसर्चर, ठीक है। बट आपकी आपकी एथिकल कंसिडरेशन क्या कहती है कि आप उनके डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखोगे। बट आप अपनी बहन से या अपनी दोस्त से डिस्कस करने लगते हो कि यार तुम्हें मैं बताऊं, वो एक रेप विक्टिम है, उसके साथ ये हुआ, ठीक है। सो इट मीन्स इट्स इन योर हैंड कि आप उनके डाटा को मिसयूज़ कर सकते हो या उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो। तो ये आपके मॉरल ग्राउंड्स हैं कि आप उसका डाटा
वायरल कर रहे हो या अपने पास रख रहे हो, तो इट स्टार्ट्स विद इन यू कि आप एज इंडिविजुअल रिसर्च आपकी आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आपके अंदर कितनी इंटेग्रिटी है। इफ़ वैल्यूज़ आर टू बी टेकन सीरियसली दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस एंड लेट असाइड। जब आप अपनी वैल्यूज़ को सीरियस लेते हो, बट मस्ट इंस्टेड बी गाइड टू एक्शन फॉर द सोशोलॉजिस्ट के लाइक, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप अपनी वैल्यूज़ को सीरियस लेते हो तो एक सोशोलॉजिस्ट, बीइंग अ सोशोलॉजिस्ट, आपको पता होगा कि मुझे सोसाइटी में कौन सी चीज़ कैसे लेके चलनी है। सेम जैसे अगर हम बात करें कि मैं अगर अपनी वैल्यूज़ को सीरियस लूँ तो मैं अपनी लिमिट्स को वायलेट नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को नहीं, लेट्स सपोज जैसे अगर हम कहते हैं कि कोई भाग के शादी करता है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इट्स डिपेंड, सबसे पहली चीज़ वो आप पे डिपेंड करती है कि आप अपनी वैल्यू को सीरियस ले रहे हो या नहीं ले रहे। अगर आप अपनी वैल्यू को सीरियस नहीं ले रहे तो आप फिर किसी दूसरे को नहीं कह सकते कि उसने मुझे भगाया था। इट्स अप टू यू, ठीक है ना। तो सेम गोज़ विद एथिकल कंसिडरेशंस एवरीवेयर, ठीक है। रीजंस फॉर बीइंग एथिकल, अच्छा अब क्यों एथिकल रहा जाए, ठीक है। Because most people who conduct social research are genuinely concerned about others. Why would a researcher act in an ethically responsible manner? अच्छा, सबसे पहली चीज़ आती है कि बहुत सारे रिसर्चर्स जो कंडक्ट कर रहे होते हैं लोग सोशल रिसर्च, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि यार हमें जो डाटा दे रहे हैं ना, हमें उनका ख्याल रखना है। लेकिन अब एक रिसर्चर इररिस्पॉन्सिबल क्यों होता है एथिकली, क्या वजह है? Except for the rare disturbed individual, the causes of most unethical behavior results from a lack of awareness and pressure to take ethical shortcuts, ठीक है। अच्छा अब क्यों करते हैं, ये रीज़न होता है आपके ऊपर, अगर वो प्रेशर हो बहुत ज़्यादा कि भाई जल्दी रिसर्च कंप्लीट करके ख़त्म करनी है, आपने, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, फलाना नहीं होगा, ये नहीं होगा, या फिर आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि एथिक्स को फॉलो ना करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो रिसर्चर्स ऐसे काम करते हैं। मैनी रिसर्चर्स फेस इंटेंसिव प्रेशर टू बिल्ड अ करियर। अब बहुत सारे रिसर्चर्स के ऊपर एक बड़ा प्रेशर होता है कि अच्छा मैं जल्द से जल्द कर लूँ, शॉर्टकट यूज़ कर लूँ, अनएथिकली कर लूँ ताकि मेरा करियर बन सके, मैं अपनी रिसर्च पब्लिश करवा सकूँ, मेरे पास एडवांस नॉलेज हो, यानी कि मुझे एडवांस डिग्री मिल जाए, जल्दी जल्दी मुझे इज़्ज़त मिल जाए, मेरी फैमिली फ्रेंड्स मुझसे इम्प्रेस हो जाए, मुझे कोई जॉब मिल जाए। इस तरह की चीज़ें, आप प्रेशर में आके आप अनएथिकल काम करने लगते हो। एथिकल रिसर्च टेक लॉन्गर टू कंप्लीट, क्योंकि जब आप कहते हैं ना टू दी प्रॉपर चैनल जाओगे, जब आप एथिकली जाओगे तो काम लंबा होता है। शॉर्टकट करोगे तो जल्दी तो होता है बट वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ठीक है। और फिर अनएथिकल काम में शायद पैसों का जुगाड़ भी हो जाता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। एथिकल में आपके पैसे भी प्रॉपर लगते हैं, ठीक है। ये कुछ रीजंस है जिस वजह से लोग अनएथिकल चले जाते हैं, ठीक है। मोर ओवर रिटन एथिकल स्टैंडर्ड्स आर इन द फॉर्म ऑफ वीक प्रिंसिपल। इन मैनी सिचुएशन इट इज़ पॉसिबल टू एक्ट अनएथिकली एंड द ऑड्स ऑफ गेटिंग कॉट आर स्मॉल, ठीक है। अब फिर इस रीज़न से भी लोग करते हैं कि हमें कौन पकड़ रहा है, ठीक है। ऑल्सो नो वन रिवॉर्ड्स यू फॉर बींग एथिकल एंड डूइंग द राइट थिंग्स। ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है कि कोई आपको रिवॉर्ड नहीं कर रहा कि आप एथिकल जा रहे हो और सही काम कर रहे हो, इसलिए भी लोग अनएथिकल करने लगते हैं, ठीक है। द अनएथिकल रिसर्चर इफ कॉट, अगर पकड़ा जाए तो ह्यूमिलेशन होती है, करियर ख़राब हो जाता है, पॉसिबल लीगल एक्शंस उसके अगेंस्ट होते हैं, बट एथिकल रिसर्चर को हमेशा इज्जत मिलती है। ये वही बात है जब आप सर्चर्स, जैसे अल्लाह ताला हमें कहते हैं ना कि जब सर्चर सीधे के रास्ते पे चलोगे तो सीधा रास्ता मुश्किल है, लेकिन एट द एंड आपको इज्जत ही मिलती है, और झूठा रास्ता जल्दी भी होगा, झूठी शोहरत भी मिल जाएगी, बट एट द एंड इज्जत ख़राब होगी। तो वही काम होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, देयर वाज अ पर्सन लाइक, जैसे हम करते हैं ना, लेट्स सपोज हम करते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब फ्रीलांसिंग के भी सर्टेन एथिक्स हैं जो कि बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते, सिर्फ इसलिए मनी मेकिंग के लिए, ठीक है। और फ्रीलांसिंग का काम भी, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लीगल काम है, जो प्रॉपर चैनल काम है, जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अनएथिकल काम क्या है, जब आप किसी स्टूडेंट को असाइनमेंट बना के दे रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो, किसी का पीएचडी एमफिल मास्टर का थीसिस बना के दे रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो, किसी के असाइनमेंट बना के दे रहे हो, दैट इज़ एन अनएथिकल थिंग। क्यों? क्योंकि मॉरली एथिकली एक स्टूडेंट का किसी और से असाइनमेंट बनवा के पैसे दे के नंबर लेना इज़ नॉट एन एथिकल थिंग। सेम गोज़ विद मी या यू, कि आप किसी और की असाइनमेंट बना के उसको दे रहे हो और बदले में पैसे ले रहे हो, दैट इज़ नॉट एथिकल, दैट इज़ नॉट एन एथिकल अर्निंग, ठीक है। तो
अगर आप पकड़े जाए तो ऐसा ही एक केस था कि लाइक किसी ने किसी और से बनवाई असाइनमेंट, ठीक है, इन स्वीडन, ठीक है। तो जब वो मतलब उस टाइम तो उसने बनवा ली और नंबर भी मिल गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन जो बनाने वाला बंदा था जिसने पैसे लिए और काम कुम कर दिया, आफ्टर 1 ईयर उस बंदे की का जो थीसिस है जिसने बनवाया था पैसे वैसे दे के, उसके ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया, किसी और ने, कि इसने डाटा मेरे से लिया है, मेरे थीसिस का कॉपी किया है। उसके ऊपर केस हुआ, उसकी डिग्री कैंसिल हुई, और सिर्फ डिग्री ही नहीं कैंसिल हुई, उसे अगेन किसी और यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने का चांस ही ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ अ सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सो दैट्स वाई गोइंग लीगल, गोइंग ऑनेस्ट इज़ अ गुड थिंग, ताकि आपको कभी ज़िंदगी में ये डर ही नहीं रहता कि मैंने पकड़े जाना है। मोस्ट रिसर्चर्स इंटरनलाइज एथिकल behavior during professional training while having a professional role and from having personal contact with other researchers, ठीक है। मोस्ट रिसर्चर्स इंटरनलाइज ethical behavior during professional training कि आपकी जब हो रही होती है, while having a professional role and from having personal contacts with other researchers, moreover, तो मतलब आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप एक दूसरे से पूछ के आपको पता चल जाता है कि एथिकल क्या एथिक्स होते हैं रिसर्च की। मोर ओवर द साइंटिफिक कम्युनिटीज नॉर्म्स ऑफ ऑनेस्टी एंड ओपननेस reinforce ethical behavior. Someone who is genuinely oriented towards a professional researcher role, who believe in scientific ethos and who interact regularly with serious researcher, वो ऐसे लोग जो हैं वो एक्ट एथिकली ही करते हैं, ठीक है। अब साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या होता है? द रिसर्च कम्युनिटी अपोजेस साइंटिफिक मिसकंडक्ट विच इंक्लूड्स रिसर्च फ्रॉड एंड प्लेजरिज्म। ये वही बात आ गई कि सबसे बड़ा काम अब साइंटिफिक मिसकंडक्ट समझा जाता है। जितनी भी रिसर्च कम्युनिटीज़ हैं वो आपको इस चीज़ को के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगी, दैट इज़ रिसर्च फ्रॉड करना, किसी और की रिसर्च पे अपना नाम लगवा देना, किसी का डाटा कॉपी करना, चोरी करना, प्लेजराइज डाटा होना, ठीक है, कि उसके लिए आपको माफ़ी नहीं मिलती। दैट इज़ अ साइंटिफिक मिसकंडक्ट occurs when a researcher falsify or distort the data or the method of data collection or plagiarize the work of others. अगर कोई रिसर्चर झूठा डाटा देता है कि मैंने अपनी तरफ से कोई मन घड़त कहानी बना के डाटा दे दिया, ठीक है, डिस्टॉर्ट करता है डाटा, ठीक है, कोई गलत वे से डाटा कलेक्शन करता है, या किसी का प्लेजराइज डाटा, किसी का डाटा कॉपी करता है, कॉपी पेस्ट करता है, इट ऑल्सो इंक्लूड सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी फॉर डूइंग और रिपोर्टिंग ऑन द रिसर्च. Research institute and universities have policies and procedures to detect misconduct. अब आपके जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पकड़ लेते हैं प्लेजरिज्म को, ठीक है, और फिर ऐसे भी कि अगर आपने किसी का आइडिया चोरी किया है वो भी पता चल जाता है, फेक डाटा है वो पता चल जाता है कि फॉर्ज डाटा है, रियल डाटा नहीं है, रियल लोग नहीं है जिनसे आपने डाटा लिया है। तो ऐसे लोगों को अगर आपने फंडिंग एजेंसीज से पैसे लेके आपने खा लिए हैं और आपने उसको नहीं यूज़ किया प्रॉपर रिसर्च में, ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। अब रिसर्च फ्रॉड क्या होता है? Occurs when a researcher fakes or invents data that were not only occurs when a researcher fakes or invents data that were not only collected or falsely report, कि रिसर्चर कोई ऐसा फेक डाटा बनाता है, जैसे कोई लोग ही एग्जिस्ट नहीं करते, आपने उन इंटरव्यू नकली इंटरव्यू बना दिए, नकली कोई फिलअप कर दिया डाटा, फॉल्सली रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, ऑल्दो रेयर it is treated very seriously. The most famous case of fraud was that of Sir Cyril Bird, the father of British educational psychology. Bird died in 1971 as an esteemed researcher who was famous for his studies with twins that showed a genetic basis of intelligence. In 1976, it was discovered that he had falsified data and the names of co authors. Unfortunately, the scientific community had been misled for nearly 30 years. कि बड़ा फेमस रहा वो सारी ज़िंदगी, लेकिन बाद में उसके ऊपर क्लेम हो गया, क्योंकि उसने डाटा फॉल्सिफाई किया था, ठीक है। ये नीचे आप इसको पढ़ो कि टाइप ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, ये इसकी डेफिनेशन है, और साइंटिफिक मिसकंडक्ट की भी डेफिनेशन है। फिर आ जाता है आगे, अनएथिकल बट लीगल बिहेवियर में भी अनएथिकल बट नॉट ब्रेक द लॉ। आपका बिहेवियर समटाइम्स अनएथिकल हो सकता है बट लॉ ब्रेक नहीं हो। डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगल एंड एथिकल बिहेवियर इज इलिस्ट्रेटेड इन अ प्लेजरिज्म केस।
The American Sociological Association documented that a 1988 book without footnotes by a dean from Eastern New Mexico University contained large section of a 1978 dissertation written by a sociology professor at Tufts University. The copying was not illegal. It didn't violate copyright laws because the sociologist's dissertation didn't have a copyright filed with the US government. Nevertheless, it was clearly unethical according to the standards of professional behavior. अच्छा, अब यहाँ पे उसने बताया कि इलीगल होने में और अनएथिकल होने में क्या फ़र्क है। इसने बताया कि एक 1988 में एक बुक लिखी गई जो कि डीन ऑफ ईस्टर्न न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी ने लिखी थी। ठीक है, उसमें क्या था कि उसने फुट नोट्स नहीं दिए। ठीक है, तो डेटा ले लिया कहीं से और उसने उसको वो कह दिया। तो अब केस हुआ उस प्रोफेसर के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने एक चीज़ आपने देखा होगा, कभी आप बुक्स पढ़ो, थीसिस पढ़ो, उसके एंड पे लिखा होता है कॉपीराइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, और कॉपीराइट्स रिजर्व्ड क्यों लिखवाया जाता है, आपने देखा होगा। कोई भी नॉवल उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, कॉपीराइट्स जो हैं वो उस पब्लिकेशन या जो भी लोग होते हैं जिनकी बुक होती है, लिखा गया होता है। वो इसलिए लिखा गया होता है कि अगर कोई आपका डाटा यूज़ कर रहा है और उस डेटे को यूज़ करने के बाद वो आपको क्रेडिट्स नहीं दे रहा, लाइक उसमें से कुछ आइडिया लेता है और अपने वर्ड्स में लिखता है। प्लेजरिज्म तो यही होती है ना कि आप आइडिया तो आप ले सकते हो, क्योंकि आइडिया पूरी दुनिया में आप ये नहीं कह सकते कि आइडिया सिर्फ मेरा है, आइडिया कहीं से आया होता है। तो आप इंस्पायर्ड बाय आइडिया लिख रहे होते हो, लेकिन आप उसे लिखते हैं अपने वर्ड्स में। और दूसरा, फुट नोट्स या ये जो हम इन टेक्स्ट साइटेशन देते हैं, इसलिए देते हैं कि हम बता रहे होते हैं कि यार ये बात मैंने इससे सुनी। ठीक है, तो इस बात का कॉपीराइट जो है वो बात क्योंकि इस किताब में या इस पेपर में लिखी गई है, तो इसका कॉपीराइट उसके पास है। ठीक है, अब अगर कोई ये करता है कि लेट्स सपोज मेरी एक किताब है, मैंने उसमें बड़ी सारी चीज़ें लिखी, सारा कुछ है, लेकिन मैं उसके नीचे अपना कॉपीराइट लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी किताब से किसी ने कोई चीज़ की है, कॉपी की है और उसके बाद मुझे क्रेडिट्स नहीं दिए, अब मैं उसके ऊपर केस कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं जब केस करूँगी तो मैं केस हार जाऊँगी। क्यों? क्योंकि उसने जो काम किया वो इल्लीगल नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैंने कॉपीराइट ही नहीं लिखा। अगर मैं कॉपीराइट लिखती हूँ और उसके बाद वो मुझे क्रेडिट नहीं देता, तो वो इल्लीगल है और उसके अगेंस्ट मैं उस पर केस कर सकती हूँ, उस पर पेनल्टी डाल सकती हूँ। लेकिन क्योंकि अगर मैंने कॉपीराइट नहीं लिखा, और जब अगर अगर मैंने कॉपीराइट लिखा है तब वो चोरी करता है और मुझे क्रेडिट नहीं देता, तो वो इलीगल काम भी करेगा, उसको पेनल्टी भी पड़ेगी और अनएथिकल काम भी करेगा। लेकिन अगर मैंने अपना कॉपीराइट नहीं लिखा, मैं भूल गई हूँ या किसी वजह से नहीं लिखा है, तो उसका काम इलीगल नहीं होगा, क्योंकि मैंने कॉपीराइट से खुद नहीं लिए। तो फिर क्या हो जाएगा, वो इलीगल नहीं होगा, अनएथिकल हो जाएगा। ये क्लियर है? आप लोग इससे रिलेटेड अपने पॉइंट ज़रूर देना कि आपको इसमें कुछ ना समझ आई हो तो। Relationship between a researcher and research participants involves power and trust. The experimenter, survey director, survey investigator, a research investigator has power relative to participants and assistants, credentials, expertise, training, and the role of science in modern society legitimate the power relation and trust. Some ethical issues involve an abuse of power and trust. A researcher's authority to conduct research comes with the responsibility to guide, protect, and oversee the interest of the people he or she is studying. For example, a physician was discovered to have conducted experimental gynecological surgery on 33 women without their permission. This was both unethical and a breach of trust. अच्छा, power and trust आ जाता है। अब जैसे लेट सपोज मैं कहूँ कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, आई हैव अ पावर एज बीइंग अ टीचर। अब मुझे अगर कोई रिसर्च में मैंने कोई डाटा लेना है जो स्टूडेंट्स रिलेटेड है, मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं आप लोगों से पूछती हूँ और मैं आप लोगों के डाटा को यूज़ कर लेती हूँ, मैं आपको नहीं बताती। ठीक है, इसका मतलब मैं अनएथिकल काम कर रही हूँ। ठीक है, और आपका मुझ पे ट्रस्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको बता देती हूँ कि यू आर बीइंग यूज्ड बाय मी इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट, देन दैट इज़ एन एथिकल और ट्रस्टवर्दी थिंग। सो इट डजंट मीन्स कि मेरे पास पावर है तो मैं आपका कंसेंट ही भूल जाऊँ। कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज इट ब्रिंग्स ट्रस्ट और इट क्लियर्स कि मैंने एथिकली जाके काम किया। ठीक है, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्विंग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स।
अच्छा, अब ये कौन से एथिकल इश्यूज हैं जो कि जिसमें हैव यू एवर बीन अ पार्टिसिपेंट इन अ रिसर्च स्टडी? ये आप लोगों ने बताना है कि क्या आप लोग किसी रिसर्च स्टडी के पार्टिसिपेंट बने हो, कभी आपने कोई डाटा फिल अप किया, कोई क्वेश्चनेयर, कोई इंटरव्यू दिया, कोई भी चीज़ आपने बताना है, ठीक है? इफ़ सो हैव हाउ वर यू ट्रीटेड, ये दो क्वेश्चंस का जवाब आपने देना है कि अगर आपने किसी कोई रिसर्च स्टडी के आप पार्टिसिपेंट बने हो जिसमें आपने कोई क्वालिटेटिव हो गई यानी आपका इंटरव्यू लिया गया या सर्वे आपसे करवाया गया, तो उसमें आपको किस तरह से ट्रीट किया गया है। मोर देन एनी अदर इशू, द डिस्कशन ऑफ रिसर्च एथिक्स हैज़ फोकस्ड ऑन पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, कि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। बीइंग एथिकल रिक्वायर्स दैट वी बैलेंस द वैल्यू ऑफ एडवांसिंग नॉलेज अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द life of other people. If research participants had an absolute right of non interference, most empirical research would be impossible. If researchers had an absolute right of inquiry, it could nullify participants' basic human rights. The moral question is when, if ever, researchers are justified in taking risks with the people being studied, possibly causing embarrassment, loss of privacy, or some kind of harm. अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि अगर हम बिल्कुल जो है हद से ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाएं तो रिसर्च एम्पिरिकल ही नहीं रहेगी, ठीक है? और अगर बिल्कुल नॉन इंटरफेरेंस कर ले तो नहीं, अगर आप बिल्कुल नॉन इंटरफेरेंस कर लोगे तो रिसर्च एम्पिरिकल नहीं रहेगी। अगर आप बिल्कुल हद से ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ठीक है? तो अब इसमें एथिक्स क्या क्या आ जाते हैं। अच्छा, ओरिजिन ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स प्रोटेक्शन। अब क्यों आई रिसर्च पार्टिसिपेंट प्रोटेक्शन? कंसर्न ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स अराउज आफ्टर रेलिवेशन ऑफ ग्रॉस वायोलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स इन द नेम ऑफ science. The most noxious violation were medical experiments that Nazi researchers conducted on Jews and others. In these experiments, research scientists committed acts of terrible torture in the name of scientific research. People were placed in freezing water to see how long it took them to die. Others was purposely starved to death, and children had limbs served and transplanted onto others. अच्छा, अब ये देखो कि ये जो आई है बेसिकली, ये जो बात करते हैं रीजन ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स प्रोटेक्शन के, जो आपकी रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन कहाँ से आई, बेसिक इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड नाजीज से स्टार्ट होता है। नाजीज के बारे में आप सबको पता होगा, ये जो जर्मन जो सारी हिस्ट्री है, ये जो एक रूलर था बेसिकली जिसकी वायलेंस के बारे में बड़ा जो मशहूर है कि वो बड़ा एक सख्त किस्म का जाबिर किस्म का जो था। अब उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो स्पेशली एक्सपेरिमेंट्स में जो पार्टिसिपेंट्स यूज़ हुए, उसमें रिसर्चर्स ने क्या किया, बहुत टेरिबल वे में उनको टॉर्चर किया। लाइक कह लो कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको ठंडे पानी, फ्रीजिंग पानी के अंदर डाल दिया कि देखा जाए कि वो कब तक ज़िंदा रह सकते हैं, ये रिसर्च करने के लिए कि एक इंसान कितने टाइम तक फ्रीजिंग वाटर में रह सकता है, ठीक है? फिर लोगों को भूखा रखा जाए कि देखा जाए कि कितने टाइम तक इंसान भूखा रह सकता है, इसको चेक करने के लिए। अब ये है तो वायलेंस ही है ना, ह्यूमन राइट वायलेशन है, ठीक है? फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं ये क्या करती थी, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो अब जो है जब ये इस तरह की चीज़ें हुई, ये आगे आप ये पैराग्राफ पढ़ना, आगे इसमें क्या इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली इस तरह की चीज़ों की वजह से लोगों में डर और खौफ भी फैलता है, और फिर लोग जो हैं वो रिसर्च से भी भागते थे, और ये हाईली अनएथिकल था। तो तब ये चीज़ आई कि कंसेंट किसी भी रिसर्च में बहुत ज़रूरी है, और फिज़िकल हार्म नहीं होना चाहिए। अब आप देखो, अगर आपने सुना हो ये जो अब आजकल जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है, तो वैक्सीन के लिए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्चेज होती हैं, और चाइना ने अभी रिसेंट जो है एक वैक्सीन के लिए स्टार्ट किया है, पूरा एक प्रोसेस जो है स्टार्ट किया है, जिसमें 40,000 पीपल्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज़ लिए गए हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और अब उसमें जैसे शौकत खानम जो है वो उसमें एक मेजर रोल प्ले कर रहा है कि अब उसमें क्या है, उस रिसर्च का अगर आपने पार्ट बनना है तो आपसे कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ योर कंसेंट फॉर्म, कि आप विलिंग हो वॉलंटियर करने के लिए किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने के लिए। अगर आप नहीं विलिंग हो, आप साइन नहीं करते,
आपको कोई भी उसके अंदर ऐड नहीं करेगा। दैट इज़ बेसिकली इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना कि मेरी मर्ज़ी से मैं इस रिसर्च का पार्ट बन रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको मेक अब दूसरा, जब जो लोग उसका पार्ट बन रहे हैं उसके बाद क्योंकि ये अराउंड 1.5 ईयर अक्रॉस, मेरे ख्याल में 2022 या 2021 के एंड तक का है ये एक्सपेरिमेंट। तो उसमें डॉक्टर्स जो हैं, जो भी वॉलंटियर कर रहा है उसके साथ वो पूरा 1 साल उसके साथ एक डॉक्टर जो है वो कह लो कि उसकी ड्यूटी लग जाएगी। वो उससे कॉन्टीन्यूस अपडेट्स लेगा कि उसकी तबीयत ख़राब तो नहीं हो रही, उसको कोई फिज़िकल हार्म तो नहीं हो रहा है, उसकी जान को कोई ख़तरा तो नहीं है, इन ऑर्डर टू चेक के पार्टिसिपेंट जो है वो फिज़िकल हार्म नहीं हो रहा। सो ये आपके एथिक्स में आते हैं, फिज़िकल हार्म नहीं होना चाहिए पार्टिसिपेंट को। आपकी बीइंग अ रिसर्चर आप उससे डाटा ले रहे हो तो उसको कोई फिज़िकल हार्म ना हो। जैसे अगर मैं किसी से डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर डाटा लेती हूँ तो मैं मेक श्योर करूँ कि वो अगर मुझे कुछ बताने आ रही है तो कहीं बाद में उसकी फैमिली उसको मार ना दे, तो मैं उसका ख्याल इस चीज़ का करूँ, ठीक है। फिज़िकल हार्म नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। आप एक रेप विक्टिम से डाटा ले रहे हो और आप उस रेप विक्टिम को मुसलसल टॉर्चर कर रहे हो, हाँ बताओ क्या हुआ था, हाँ बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ था, हाँ उसने तुम्हारे किस तरह से तुम्हें छुआ, ये क्या है? दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल अब्यूज़। ये नहीं होना चाहिए लीगली, ठीक है। अब आपको लीगल एंड इकोनॉमिकली अफेक्टिंग अ पर्सनस करियर एंड इनकम, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि किसी एक कोई ऐसी चीज़ बताने की वजह से उसको कोई लीगल थ्रेट हो जाए, ये मेक श्योर करना ज़रूरी है। आप उससे कोई इलीगल चीज़ नहीं पूछ रहे हो, उसको कोई फाइनेंशियल या इनकम थ्रेट, लेट सपोज मैं कहूँ, अगर बीइंग लेक्चरर, ठीक है, देयर आर सर्टेन कंसर्न्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकती, मेरी मेरी एक जॉब कंसर्न है, मुझे कोई कहता है नहीं नहीं बताओ तुम बताओ तुम बताओ, दैट इज़ बीइंग वो अगर मैंने मना कर दिया है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, सो दिस इज़ माय कंसेंट। अब आप मुझे ज़बरदस्ती बताने तो ये आप मेरी मेरी जॉब को हार्म करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये आप जब पढ़ोगे फिजिकल हार्म किस किस तरह के होते हैं, साइकोलॉजिकल अब्यूज, स्ट्रेस, लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम, ये आपको समझ आ जाएगा। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इनफॉर्म कंसेंट, भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, covert observation. Obtaining consent, informed consent may be easy in survey and experimental research, but some field researchers believe that it is inappropriate when observing real life field settings and say they could not gain entry or conduct a study unless it were covert. In past, field researchers use covert observations such as faking alcoholism so they could join a group seeking treatment to be able to study. Field researchers have three choices, blurring the line between informed consent and not fully informed. Borrowing from the language of fine, okay, deep researcher tells nothing of the research role but act as full participant. अच्छा, अब आप ये देखो, अब एक इश्यू आता है, जब हम जहाँ पे हम फील्ड रिसर्च कर रहे हो, जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये चीज़ होती है कि अगर ऐसी रिसर्च जिसमें मैं पहले से किसी को बता ही नहीं सकती कि मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले से बता दूंगी तो बिहेवियर कंट्रोल हो जाएगा, मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा। अब ऐसे में हम कंसेंट फॉर्म कैसे साइन करवाएं? तो उसमें क्या होता है कि ऐसी रिसर्च में आप तब तो नहीं करते, लेकिन जब आप अपनी रिसर्च का डाटा डिक्लेयर करते हो तो आप उन लोगों के नाम मेंशन करते हो कि मैंने ये डाटा यहाँ से लिया, इन लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया, और मैं उन लोगों के नाम जो हूँ वो प्राइवेट रखूँगी कि जिनकी बातें मैंने डिक्लेयर की हैं। आप उनके नाम कभी हाईलाइट नहीं करते, उनको एनोनिमस कर देते हो ताकि उनके बारे में पता ना चले और उन्हें कोई हार्म ना करे, ठीक है। एनोनिमिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिसर्च, चाहे वो फील्ड रिसर्च हो, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ हो, कि आप अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के नाम ना तो अपनी रिसर्च में मेंशन करते हो ना किसी को बताते हो। सब्जेक्ट ए या पार्टिसिपेंट बी, इस तरह करके हम करते हैं, क्यों? बिकॉज ये एक एथिक्स है कि आप उसका नाम बताकर आप उसे मुसीबत में नहीं डाल सकते, आप उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, आप उसको मेंटल टॉर्चर नहीं दे सकते। अगेन प्राइवेसी आ जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट का डाटा प्राइवेट रखता है, इसी तरह एक रिसर्चर के ऊपर भी ये लाइबिलिटी है, उसकी एथिक्स है कि वो उस डाटा
डेटा को वायरल नहीं करेगा, ना ही किसी से शेयर करेगा, नॉट इवन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इससे उसको जो पार्टिसिपेंट है उसका एक तो ट्रस्ट भी वायलेट होता है और उसको कोई किसी किस्म का हार्म पहुंच सकता है। ये एनोनिमिटी का उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, एनोनिमिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी वही चीज़ है, मीन्स दैट वी मे अटैच नेम्स टू इन्फॉर्मेशन बट वी होल्ड इट इन कॉन्फिडेंस टू कीप इट सीक्रेट फ्रॉम द पब्लिक, वी नेवर रिलीज द इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट परमिट। बिल्कुल ऐसे ही कि आप अपने लिए तो नाम अटैच कर लो बट आप लोगों के सामने कभी भी डाटा वायरल नहीं करते कि किसने कहा था ये, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि आप उसको अपनी रिसर्च के लिए यूज़ करते हो, आप उसको उसके अलावा कहीं यूज़ नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाओ इसमें, ये देखोगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स सोशल रिसर्च, ये पॉइंट्स आप पढ़ोगे तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आप खुद भी लिख सकते हो इसमें। मेजरली इसका जो है इन्होंने एक समराइज वे में लिखा हुआ है, ठीक है। एथिक्स एंड साइंटिफिक कम्युनिटी, कोड ऑफ एथिक्स एंड पीयर रिव्यू बोर्ड और लाइन्स द कोड, एक मिनट ये नीचे लिखा होगा, हाँ हाँ, Code of Ethics, Principles and Guidelines developed by professional organizations to guide research practice। अब ये Code of Ethics कौन बताता है हमें? ये जो experts in research होते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं Code of Ethics के, जो कि पूरी दुनिया के researchers फिर उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें से आपने ऐसे और कोई और चीज़ नहीं पढ़नी, ये देख लेते हैं क्या विसल बॉलर पर्सन रिकग्नाइज एन एथिकल और इलीगल प्रैक्टिस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वॉइस ऑपोजिशन टू देम एंड अटेम्प्ट टू स्टॉप। अच्छा, अब विसल बॉलर क्या होता है? ये एक टर्म ये यूज़ करते हैं कि अगर आप बीइंग अ रिसर्चर और एक रिसर्च ऑफिशियल प्रोफेशनली रिसर्च ग्रुप का पार्ट हो और आपको पता चलता है कि कोई बंदा इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अनएथिकली कोई डाटा ले रहा है, तो आप उसके बारे में बताओगे, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करोगे, दैट मीन्स यू आर विसल बॉलिंग दैट समवन। कि आप उसको नेम एंड शेम करना होता है ना, कि आप उसको डीफेम कर रहे हो और उसके बारे में बता रहे हो कि ये बंदा है जो ऐसे कर रहा है, ताकि ना वो दोबारा ऐसी हरकत करे और ना दूसरे उसको देख के एक लें के सबक लें कि हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो गया है एथिक्स वाला। इसको आप लोग रीड कर लो, इसमें कुछ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपसे को एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके अलावा अगर जो 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे उन क्वेश्चंस का जवाब देना है आपने, जो नहीं देगा एज़ प्रोसेस आपको पता है। और इससे रिलेटेड आप कोई एग्जांपल शेयर करना चाहो तो आप एग्जांपल भी दे सकते हो। और इसको आप रीड आउट करोगे बीच में से जहाँ से मैंने आपसे कहा है, इसके अलावा वो टेबल रीड आउट करोगे तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है क्लास? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।